दोस्तों, हम सभी ये चाहते हैं कि हम अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से हमें कुछ समय के बाद अच्छा प्रॉफिट मिल सके। अब इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की जब भी बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले स्टॉक मार्केट आता है, जहां रातों रात किसी की भी किस्मत बदल जाती है और वो करोड़पति बन जाता है। वहीं रातों रात कुछ लोगों का नुकसान भी हो जाता है और वो प्रॉफिट तो छोड़िए, अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों को भी खो देते हैं। और इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई रीजन होते हैं और यही एक सबसे बड़ी वजह भी है जो आज लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं और रिस्क की वजह से अपने पैसे अपने सेविंग अकाउंट में छुपा कर रखते हैं। लेकिन क्या आप ऐसा करके कभी भी अमीर बन पाएंगे या फिर अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? अब मान लीजिए आपकी सैलरी आज 40,000 है, जिनमें से हर महीना 20,000 आपके घर के खर्चों में चले जाते हैं, 5,000 आपका अपना खुद का खर्चा होता है और उसके बाद जाकर आपके पास 10 या 15,000 रुपए बच पाते हैं। लेकिन आप ही बताइए, क्या आप इस तरह से पैसे बचाकर अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? इसका जवाब है हरगिज नहीं। इसलिए आपको अपने सपनों के लिए एक इन्वेस्टर बनना ही पड़ेगा। अब ये बात बिल्कुल सच है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है, लेकिन एक सच ये भी है कि इस रिस्क के साथ साथ स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। और अगर आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी समझ है और आप बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक मार्केट से किसी शेयर को खरीद रहे हैं, तो ऐसे में आपके रिस्क का परसेंटेज भी अपने आप ही कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको पूरी तरह से मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती है और आप उसे रोड पर लेकर निकल गए हैं, तो ऐसे में आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस 90% से भी ज्यादा के हो जाते हैं, क्योंकि आपको मोटरसाइकिल के बारे में समझ ही नहीं है और उसके बावजूद आप उसे सड़क पर लेकर निकले हैं। लेकिन वहीं अगर आप काफी साल से मोटरसाइकिल चलाते आ रहे हैं और आपको अपनी मोटरसाइकिल की अच्छी समझ है, तो ऐसे में आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस 10% से भी कम हो जाते हैं। समझ लीजिए स्टॉक मार्केट भी कुछ इसी तरह है। हालांकि स्टॉक मार्केट में भी आपको अपना रिस्क चुनने का भी एक ऑप्शन मिलता है। दरअसल स्टॉक मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक इन्वेस्टर वो होते हैं जो अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पर रिस्क तो ज्यादा होता है, लेकिन वहां से प्रॉफिट कमाने का मौका भी उन्हें ज्यादा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कम रिस्क और कम प्रॉफिट की उम्मीद के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि जो इंसान ज्यादा प्रॉफिट के लालच में अपना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, हो सकता है उसे 60% प्रॉफिट या फिर 70% प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसे बिल्कुल भी प्रॉफिट ना हो और उसका सारा पैसा डूब जाए। जबकि जो लोग कम रिस्क वाले शेयर खरीदते हैं उनको प्रॉफिट तो कम मिलता है, लेकिन उनके पैसे डूबने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। और अगर आप काफी सालों से स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और उसके बावजूद भी प्रॉफिट आपसे कोसों दूर है, तो आपको पहले ये समझना होगा कि आप किस तरह के शेयर खरीद रहे हैं। कहीं आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर तो नहीं खरीद रहे जहां रिस्क ज्यादा है। फिलहाल हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जहां हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि असल में शेयर मार्केट क्या है, लोग इसमें प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। स्टॉक मार्केट एक मिडिल क्लास इंसान और लोअर क्लास इंसान के लिए उम्मीद की तरह है कि एक दिन उसे प्रॉफिट मिलेगा और उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां कम हो जाएंगी। अब जाहिर सी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने और बेचने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। इनमें सभी की फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है। कोई 20,000 महीने कमाता है तो कोई 2 लाख महीना कमा रहा है, वहीं कोई 15,000 महीना कमाता है। उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन इन सभी लोगों में एक बात कॉमन होती है और वो है अमीर बनने की चाहत। सभी लोगों को ये उम्मीद होती है कि एक दिन उनका प्रेडिक्शन सही साबित होगा और स्टॉक मार्केट से उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि स्टॉक मार्केट से हर कोई प्रॉफिट नहीं उठा पाता और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें प्रॉफिट की जगह लॉस का सामना करना पड़ता है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उन्हें स्टॉक मार्केट की सही समझ नहीं होती। वो किसी से राय लेकर या फिर थोड़े बहुत न्यूज़पेपर पढ़कर अपना फैसला बना लेते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए बहुत से लोग शेयर मार्केट को सट्टे का बाजार भी कहते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि स्टॉक मार्केट से आप तुक्का लगाकर या फिर गलती से प्रॉफिट नहीं उठा सकते। इसके लिए काफी सालों की मेहनत होती है और उसमें सबसे अहम किरदार होता है आपकी रिसर्च का, कि आपने अपनी खुद की रिसर्च कैसे की है। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट पर अपनी नजर बनाए रखता है कि किस शेयर के प्राइस कम हो रहे हैं, किस शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, कंपनी की पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस कैसी रही है, कंपनी को चलाने वाला ओनर किस तरह से सोचता है, तो उस इंसान को मार्केट से प्रॉफिट उठाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो अच्छे से जानता होगा
कि उसे कहां अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और खरीदे हुए शेयर को कब बेचना है। आमतौर पर मार्केट दो तरह से रिएक्ट करती है, या तो ये ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है। यानी शेयर के प्राइस कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं, और ये ऐसे ही चलता रहता है। अब इस खेल को जो भी समझ जाता है वो स्टॉक मार्केट का किंग बन जाता है, और जो इन चीजों को नहीं समझ पाता वो अपने पैसे इन्वेस्ट करता रहता है और उसके बाद भी कई सालों तक उसे प्रॉफिट नहीं मिलता। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर आप स्टॉक मार्केट के इस खेल को आसान लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी कंपनी को भी पब्लिक फंडिंग की जरूरत होती है, यानी आपके और हमारे पैसों की उन कंपनियों को भी जरूरत होती है। इसलिए वो कंपनियां स्टॉक मार्केट में अपने शेयर बेचती हैं, और जो कोई उन शेयर को खरीद लेता है वो उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका दोस्त आपसे 10,000 रुपए उधार लेता है और कहता है कि वो उन पैसों को अपने बिजनेस में लगाएगा। अब जाहिर सी बात है, इतने समझदार तो आप भी हैं कि अगर उसका बिजनेस नहीं चला तो आपको भी पता है आपके वो 10,000 रुपए डूब जाएंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर उसका बिजनेस चल गया तो हो सकता है वो आपको 10,000 की जगह 20,000 वापस लौटा दे, या आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर दे। समझ लीजिए स्टॉक मार्केट भी कुछ इसी तरह काम करती है। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं जिसके आने वाले सालों में ग्रोथ के चांस बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे में आपको प्रॉफिट जरूर होगा। लेकिन अगर वही कंपनी नुकसान में चली जाती है तो ऐसे में प्रॉफिट तो छोड़िए, आपको अपने पैसे मिलने भी मुश्किल हो जाते हैं। और स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क भी बस यही होता है। अब ऐसे में खासकर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले लोगों से अलग अलग तरह की राय मांगने लगते हैं कि ये कंपनी उनके लिए ठीक रहेगी या नहीं। इसके बाद उन्हें कुछ लोग कहते हैं कि ये कंपनी ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ तुम्हारा नुकसान हो सकता है। जिसके बाद वो थोड़े बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और अगर न्यूज़पेपर में उन्हें कहीं भी लिखा हुआ मिल गया कि इस कंपनी के शेयर खरीदने से फायदा है या फिर ये कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है, तो वो आंख बंद करके अपना पैसा वहां इन्वेस्ट कर देते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका पहला रूल ये है कि आपको किसी की बात पर भरोसा नहीं करना है और अपनी खुद की रिसर्च करनी है, क्योंकि पैसा आपका है तो प्रॉफिट और लॉस भी आपका ही होगा। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि हम अपनी रिसर्च करके आखिर ऐसा क्या ही कर लेंगे जिससे हमें प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब आप अपनी खुद की रिसर्च करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि मार्केट में किस शेयर की वैल्यू कितनी ज्यादा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस प्राइस में आप शेयर को खरीद रहे हैं असल में उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती है, और जो कंपनी आपको शेयर महंगे प्राइस में बेच रही है वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उस वक्त उनकी कंपनी तेजी से ग्रो कर रही होती है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो कंपनी आने वाले कई सालों तक ऐसे ही ग्रो करती रहेगी, क्योंकि अगर कंपनी डूबी तो इसमें आपका अच्छा खासा पैसा भी डूब जाएगा। हालांकि ज्यादातर लोग आज के वक्त में यही कर रहे हैं, वो भेड़ चाल में चलते जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर जब आप घर के लिए सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप दुकानदार के बताए हुए दाम के हिसाब से तो सब्जियां कभी नहीं खरीदते होंगे। आप पहले सब्जी अच्छे से चेक करते होंगे, उनकी क्वालिटी देखते होंगे कि कहीं सब्जियां पुरानी तो नहीं है। उसके बाद अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है फिर आप पैसों को लेकर नेगोशिएट करते हैं कि नहीं, मुझे ये सब इतने पैसों में चाहिए, और उसके बाद कहीं जाकर आप उन सब्जियों को खरीदते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि हम सब्जी खरीदते समय तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में किसी शेयर को खरीदने के लिए हम अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये सभी चीजें भूल जाते हैं और लोगों की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देने लगते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। और यही एक वजह है कि हम एक स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं बन पा रहे हैं। और अगर आप ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप स्टॉक मार्केट में कुछ समय के लिए जाएंगे और वहां से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो दोस्त यहाँ भी आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक लंबा प्रोसेस है जहां आपको अपना काफी टाइम देना होगा और अपनी सारी कैलकुलेशन लगानी होगी, और उसके बाद कहीं जाकर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हालांकि इस टॉपिक पर हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में बात करने वाले हैं, जहां हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी कई जरूरी चीजों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं और स्टॉक मार्केट को ऐसे समझते हैं ताकि एक बच्चे को भी समझ आ सके कि स्टॉक मार्केट क्या है। अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में अपना कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि आप अपनी शुरुआत करें, तो इससे पहले जब आप लोगों से ये पूछने जाएंगे स्टॉक मार्केट कैसा है, वहां प्रॉफिट मिल सकता है या नहीं, तो आपको सबसे ज्यादा ये जवाब सुनने को मिलेगा
कि स्टॉक मार्केट सट्टे का बाजार है। यहाँ प्रॉफिट तो हो सकता है, लेकिन कई बार नुकसान प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता है। अब ऐसा सोचने वाले एक दो लोग नहीं, बल्कि बहुत से लोग हैं। और जब इतने सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो होगी ही। तो चलिए आपको पहले बता देते हैं कि क्या सच में स्टॉक मार्केट सट्टे का बाजार है या फिर इन्वेस्टर के लिए पैसा कमाने का एक मौका है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टॉक मार्केट में दो तरह के माइंडसेट वाले लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अपनी रिसर्च करते हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के पिछले रिकॉर्ड देखते हैं। इसके अलावा आने वाले सालों में कंपनी किस तरह से ग्रो कर सकती है, इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं और उसके बाद कहीं जाकर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपनी पोजीशन थोड़े वक्त के लिए होल्ड करके रखते हैं ताकि और भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, और ऐसे लोगों को इन्वेस्टर कहा जाता है। फिर आते हैं दूसरे तरह के लोग जिन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है, मतलब सच में उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से ही मतलब होता है और इस बात से उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कैसी है, कंपनी आने वाले साल में ग्रो करेगी या नहीं करेगी। उन्हें बस इस बात से मतलब होता है कि अगर आज वो किसी कंपनी में 2000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें थोड़े समय के बाद वहां से 4000 या 5000 रुपए चाहिए ही चाहिए। और ऐसे लोगों को स्टॉक मार्केट की भाषा में स्पेक्युलेटर कहा जाता है, या आप कड़वी भाषा में इन्हें सट्टेबाज भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम ही खुद की रिसर्च करते हैं और लोगों की सुनी सुनाई बातों पर या फिर न्यूज चैनल में देखकर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है आपको पता हो कि स्टॉक मार्केट में एक वर्ड बहुत ज्यादा फेमस होता है जिसे टिप कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी ने ये राय दी कि इस कंपनी के प्राइस बढ़ने वाले हैं या ये कंपनी तेजी से ग्रो करने वाली है, तो आपको इसके शेयर खरीद लेने चाहिए। तो वो लोग बस उसी टिप के भरोसे पर अपना मोटा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और कई बार उन्हें डबल से ज्यादा फायदा होता है, तो कई बार उन्हें अपना पूरा पैसा खोना पड़ जाता है। हालांकि जो इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, वो लोग भी टिप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लोग टिप मिलने के बाद अपनी खुद की रिसर्च करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या जो राय उन्हें दी गई है वो सही है या नहीं। हो सकता है अब आप सोच रहे हो कि अगर किसी को ठीक से रिसर्च करनी ही नहीं आती तो वो तो लोगों की टिप पर ही भरोसा करेगा ना। तो हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है और आप अपनी खुद की रिसर्च नहीं कर सकते, तो दोस्त आपको स्टॉक मार्केट में घुसने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस तरीके से आप थोड़े वक्त के लिए प्रॉफिट में जरूर चले जाएं, लेकिन इस तरह से आप अमीर तो नहीं बन पाएंगे और जहां लोगों की राय गलत हुई आपका सारा पैसा एक बार में ही डूब जाएगा। और ऐसे कई एग्जाम्पल रहे भी हैं। अगर आप इंटरनेट की मदद से भी स्पेक्युलेटर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां लोगों ने अपनी घर की जमीन तक बेच दी सिर्फ किसी दूसरे की राय को मानते हुए। हम आपको ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक स्पेक्युलेटर या गैम्बलर ना बने, बल्कि एक इन्वेस्टर बने। आप वॉरेन बफेट को तो जानते ही होंगे, जिन्हें सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहा जाता है। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर स्टॉक मार्केट में किसी का फायदा हो रहा है, यानी कोई प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसका मतलब है कि दूसरी तरफ किसी का भारी नुकसान हो रहा है और उसके बदले कोई दूसरा प्रॉफिट कमा रहा है। और हैरानी की बात यह थी कि यहाँ पर उन्होंने स्पेक्युलेटर और इन्वेस्टर का भी जिक्र किया था। उनका कहना था कि जब कभी इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान स्पेक्युलेटर का ही होता है, क्योंकि जो पैसा इन्वेस्टर प्रॉफिट के तौर पर कमा रहे हैं वो पैसा असल में स्पेक्युलेटर का ही है। तो अब ऐसे में अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और स्पेक्युलेटर में क्या फर्क होता है और क्या चीज बेहतर होती है, तो इसमें सिर्फ आपकी ही गलती होगी। इसके अलावा आप ये तो जान गए होंगे कि स्टॉक मार्केट में आप कभी भी शेयर खरीद सकते हैं और अपने मन के हिसाब से उन खरीदे हुए शेयर को कभी भी बेच सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट दो तरह से रिएक्ट करती है, या तो ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ उन लोगों को होता है जिन्हें खरीदे हुए शेयर की अच्छी समझ होती है और जिन्हें ये पता होता है कि उन्हें अपने खरीदे हुए शेयर को कब बेचना है। अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि स्पेक्युलेटर और इन्वेस्टर दोनों ने सेम कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो अब दोनों में एक चीज तो सिमिलर है कि ये दोनों ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों में एक सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि स्पेक्युलेटर में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि इन्वेस्टर अपनी रिसर्च और अपनी समझ के हिसाब से अपने खरीदे हुए शेयर को होल्ड कर सकता है, क्योंकि उसे ये पता है कि उसके शेयर की कीमत और कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। अब जैसे ही कंपनी के शेयर थोड़े बहुत भी ऊपर जाते हैं तो स्पेक्युलेटर अपने खरीदे हुए शेयर को तुरंत बेच देते हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो कुछ और समय के लिए अपने खरीदे हुए शेयर को होल्ड करता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को देख रहा है
और जब कंपनी अपने प्रॉफिट की लिमिट तक पहुंच जाती है, वो उन खरीदे हुए शेयर को बेच देता है और इस तरह से वो स्पेक्युलेटर से ज्यादा पैसे कमा पाता है। इन सब चीजों के अलावा एक स्पेक्युलेटर और इन्वेस्टर में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि स्पेक्युलेटर अपने रिस्क को नहीं समझ पाता कि वो कितने बड़े रिस्क को झेल सकता है, जिसकी वजह से कई बार स्पेक्युलेटर सिर्फ एक बार में ही अपनी जिंदगी भर की कमाई उड़ा देते हैं, जबकि एक इन्वेस्टर को पहले ही इस बात की समझ होती है कि उसका फाइनेंशियली गोल क्या है और वो अपने कितने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, ताकि स्टॉक मार्केट से उसे प्रॉफिट ना भी हो और अगर उसे लॉस हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी उसकी पर्सनल लाइफ पर किसी तरह का कोई बुरा असर ना पड़े। और ऐसे इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में डिफेंसिव इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं कि अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना है और एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बन के आप किस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं और स्टॉक मार्केट के रिस्क को अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने 4th एपिसोड की तरफ। और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और स्टॉक मार्केट के रिस्क की वजह से आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए काफी जरूरी होने वाला है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से आप पूरी तरह बर्बाद हो सकते हो, या स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ 2 ही चीज होती हैं, या तो ज्यादा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, तो आपको ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को सिर्फ एक सट्टे का बाजार समझते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इस प्रॉफिट और लॉस के बीच भी एक रास्ता होता है जिसका इस्तेमाल करके इन्वेस्टर बहुत कम रिस्क में भी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आप पहले ये समझें कि इसमें आपको काफी पेशेंस रखना होगा और डिफेंसिव इन्वेस्टर अप्रोच के साथ अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिफेंसिव इन्वेस्टर अप्रोच क्या होती है, तो आपको बता दें कि जो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बचाने की भी सोचता है, उसे ही हम डिफेंसिव इन्वेस्टर कह सकते हैं। क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर रातों रात अमीर बनने के सपने नहीं देखते हैं और अपना पैसा किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि पिछले कई सालों से तरक्की कर रही है और आने वाले कुछ सालों में इन कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि यहाँ रिटर्न बहुत ज्यादा ना मिले, लेकिन यहाँ पैसे डूबने के चांसेस भी बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। ऐसी कंपनियों को स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में ब्लू चिप कंपनियां भी कहा जाता है, जो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग होती हैं। तो अगर आप इन ब्लू चिप कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ आपको ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा और आप अपने पैसों को अच्छे रिटर्न के साथ बचा पाएंगे। आप स्टॉक मार्केट पे पैसा लगाने वाले लोगों को जब देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि सभी लोग स्टॉक मार्केट के जरिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई भी पैसा बचाने के बारे में नहीं सोच रहा है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं और डिफेंसिव अप्रोच के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को यकीनन फ्यूचर में काफी फायदा होगा। इसके अलावा कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जहां हमेशा से ही रिस्क बहुत कम रहा है। इन सेक्टर में हेल्थ केयर और फार्मा जैसी इंडस्ट्रीज हैं। अगर आप ऐसी कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा मार्केट में कुछ ऐसे भी स्टॉक मौजूद होते हैं जो अपने इन्वेस्टर को समय समय पर अच्छा डिविडेंड देते हैं। चलिए आपको थोड़ा पहले डिविडेंड समझा देते हैं कि आखिर ये किस तरह काम करता है। अब मान लीजिए कि किसी कंपनी के शेयर की कीमत तकरीबन 200 रुपए है और उस कंपनी के आपने 500 शेयर उठा लिए हैं, तो इस तरह से आपने तकरीबन 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब यही कंपनी आपको साल में कई बार डिविडेंड देती है, यानी एक तरह से आप इसे बोनस भी कह सकते हैं। मान लीजिए एक शेयर के ऊपर कंपनी ने एक बार में 50 रुपए डिविडेंड दिया है, तो इस तरह से आपके खरीदे हुए 500 शेयर पर आपको एक बार में 20,000 रुपए का फायदा होगा। और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो साल में कई बार डिविडेंड देती हैं, और ऐसा नहीं है कि हर कंपनी सिर्फ 50 रुपए ही देगी। कुछ कंपनी एक शेयर पर 70 से 80 रुपए तक का डिविडेंड भी देती है, और इस तरह से बिना कुछ किए सिर्फ अपने शेयर को होल्ड करके आप बैठे बिठाए प्रॉफिट कमाते रहते हैं। तो आप अगर रिस्क से बचना चाहते हैं तो आपको ऐसी कंपनियां ढूंढनी होंगी जो अच्छा डिविडेंड देती हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जितना पैसा आप शेयर खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं, उतना पैसा आपका 2 साल या 3 साल में सिर्फ डिविडेंड से ही रिकवर हो जाता है। उसके बाद आप सिर्फ प्रॉफिट में ही रहते हैं। दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपको इंडेक्स फंड के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हो सकता है आप में से बहुत से लोग इंडेक्स फंड के बारे में जानकारी रखते हों, जो पहले काफी टाइम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आइए कम वर्ड्स में इंडेक्स फंड को समझ लेते हैं।
अब जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर के पैसों को इकट्ठा किया जाता है, वैसे ही इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टर के पैसों को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसों का इस्तेमाल करके अलग अलग शेयर खरीदता है और उन्हें प्रॉफिट के हिसाब से बेचता है, जबकि इंडेक्स फंड में कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। और यही वजह है कि इंडेक्स फंड के चार्जेस भी बहुत कम होते हैं, जिससे आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत समझ है तो हो सकता है आपने S&P 500 के बारे में सुना हो, जो एक स्टॉक इंडेक्स है जिसमें अमेरिका की 500 सबसे बेहतरीन कंपनियां शामिल होती हैं। अब ऐसे में इस बात के चांसेस बहुत कम हैं कि ये 500 कंपनियों को भी एक साथ नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि एक कंपनी नुकसान में जाती है तो दूसरी कंपनी के ग्रोथ से वो नुकसान कवर हो जाता है। इसका फायदा उन लोगों को भी होता है जिनका पैसा इंडेक्स फंड में पड़ा हुआ है। तो अगर आपके बिजनेस या फिर जॉब की वजह से स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाते और आप किसी ऐसी जगह भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे जहां पैसा डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे में इंडेक्स फंड आपके लिए सबसे बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि वॉरेन बफेट भी इस बात को मानते हैं कि इंडेक्स फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि इन सभी लोगों ने वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। दरअसल वैल्यू इन्वेस्टमेंट में हमें पहचान करनी पड़ती है कि किस कंपनी के शेयर की कीमत आने वाले कुछ महीनों या सालों में बढ़ सकती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जिसके बारे में सभी को ऐसा लग रहा है कि कंपनी ज्यादा ग्रो नहीं करेगी या प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता, तो ऐसी सिचुएशन में उस कंपनी के शेयर की कीमत भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कंपनी अंडर वैल्यू में है। लेकिन जब इसी कंपनी को फायदा होता है तो इससे इन्वेस्टर को इतना फायदा होता है कि जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने को ही वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। इसे थोड़ा और आसान लैंग्वेज में समझते हैं। आमतौर पर स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग उस शेयर को खरीदते हैं जिसकी चर्चा मार्केट में बहुत ज्यादा होती है और जो कंपनी तेजी से ग्रो कर रही होती है। जाहिर सी बात है, ऐसी कंपनी के शेयर की कीमत बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में अगर वो कंपनी प्रॉफिट में भी होती है तो इससे इन्वेस्टर को कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, और कहीं गलती से कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो ऐसे में इन्वेस्टर का काफी लॉस हो जाता है और आपको उसी शेयर को कम कीमत में बेचना पड़ जाता है। जबकि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट कमा कर देने वाली है। ऐसे में आप कंपनी की वैल्यू कम होने के बावजूद भी आप उस शेयर को खरीदेंगे और थोड़ा इंतजार करेंगे, और जैसे ही कंपनी ग्रो करेगी आप शेयर बेचकर अच्छा पैसा कमा सकेंगे। और ऐसा करके बहुत से लोगों ने पैसा कमाया भी है, जिनमें एक नाम वॉरेन बफेट का भी है। हालांकि इसके बारे में हम अगले एपिसोड में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, और साथ ही अगले एपिसोड में हम ये भी जानने वाले हैं कि आखिर क्यों रिसर्च के बिना इन्वेस्टमेंट अधूरी रह जाती है, और ये भी जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अप्रोच क्या होता है और आप इसका इस्तेमाल करके कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ही सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि अभी तक हमने आपको अलग अलग एपिसोड में दो तरह के इन्वेस्टर के बारे में बताया है। एक होते हैं स्पेक्युलेटर, जो अग्रेसिव तरीके से मार्केट के शेयर को खरीदते हैं और बड़ा रिस्क लेकर बड़ा प्रॉफिट कमाने की उम्मीद में रहते हैं। दूसरे होते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर, जो एवरेज रिटर्न से खुश होते हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने में यकीन रखते हैं और धीरे धीरे चुपचाप प्रॉफिट कमाते रहते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जिन्हें ना तो आप डिफेंसिव इन्वेस्टर कह सकते हैं और ना ही स्पेक्युलेटर या अग्रेसिव इन्वेस्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उसके ऊपर अपनी पूरी रिसर्च करते हैं और हर वक्त अपनी नजर मार्केट के ऊपर बनाए रखते हैं ताकि हर छोटी से छोटी खबर भी उन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और ऐसे इन्वेस्टर को एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। और असल में यही वो लोग होते हैं जो कम वक्त में भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और आप इन्हें सट्टेबाज या स्पेक्युलेटर भी नहीं कह सकते, क्योंकि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने की सबसे पहली शर्त तो ये है कि आपको इसमें फुल टाइम देना होगा, यानी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ आपको मार्केट की खबरों को ही जानना है और मार्केट के शेयर के बारे में समझना है। और लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो मार्केट में अपना फुल टाइम नहीं दे पाते। कोई बिजनेस में फंसा रहता है तो कोई जॉब के चक्कर में टाइम नहीं निकाल पाता। अब जाहिर सी बात है, जब आप स्टॉक मार्केट को टाइम ही नहीं देंगे तो आप अच्छे से रिसर्च कैसे कर पाएंगे। इसके अलावा एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वही बन पाता है जिस इंसान के अंदर पेशेंस होती है, यानी अगर वो स्टॉक मार्केट में सब्र करना जानता है तो वो आसानी से हाई रिटर्न पा सकता है और एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बन सकता है। हालांकि स्टॉक मार्केट में जो लोग 10 साल 15 साल से हैं, उन सब लोगों को भी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग के बारे में अच्छे से जानकारी है,
लेकिन परेशानी यही है कि सभी लोग न तो वक्त निकाल पाते हैं और न ही आजकल ज्यादातर लोगों में पेशेंस है। लेकिन आपको बता दें कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर में इतनी ताकत होती है कि वो मार्केट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फुल टाइम स्टॉक मार्केट में अपना 100% दे सकते हैं और आप लोग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ अपने अंदर पेशेंस भी रख सकते हैं, तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बन जाएं। हालांकि ऐसा कर पाना आसान नहीं है और अगर आप सिर्फ डिफेंसिव इन्वेस्टर बनकर भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे भी आपको कई गुना फायदा होगा। लेकिन अगर आप फिर भी एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मार्केट के शेयर तब खरीदता है जब मार्केट के लोग शेयर बेच रहे होते हैं, यानी मार्केट डाउन होती है। और जब मार्केट के लोग शेयर खरीदना शुरू करते हैं तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अपने खरीदे हुए शेयर को बेचते हैं। इससे उन्हें बहुत प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। कुछ ऐसा ही वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, तो चलिए थोड़ा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुननी है। कहानी ये है कि हमारे घर के पास एक शख्स रहता था। उसने 60,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा था। पूरी गली में उसके चर्चे थे और उसको देखकर गली के कुछ और लोगों ने उस मोबाइल फोन को खरीद लिया और सबने 60,000 रुपए इसी उम्मीद से लगा दिए कि सब खरीद रहे हैं तो अच्छा होगा। लेकिन जब उन लोगों ने फोन का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्हें पता लगा कि ये तो कचरे के बराबर है और फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें किसी को देखकर ये मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए था। हमने आपको ये कहानी इसलिए बताई है क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी ऐसा बहुत बार होता है कि अगर उनकी फैमिली या फिर फ्रेंड्स में से कोई एक कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो वो बिना उस पर रिसर्च किए या फिर उसके बारे में ज्यादा जाने बिना ही सेम शेयर खरीद लेते हैं। हालांकि इस तरह से उन्हें कुछ वक्त के लिए प्रॉफिट तो हो सकता है, लेकिन इस तरह से उन्हें बहुत बड़ा लॉस भी उठाना पड़ सकता है, जो कि स्टॉक मार्केट में आए दिन होता रहता है। जबकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको अपनी समझ का और अपनी स्किल का इस्तेमाल करना पड़ता है और उन शेयर की पहचान करनी पड़ती है जिनके दाम अचानक से ऊपर हो जाते हैं और कभी अचानक से नीचे हो जाते हैं। और जब आपको पता लग जाता है कि ऐसे कौन से शेयर हैं जिनकी कीमत कभी भी बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी भी कम हो जाती है, तो फिर आपको इंतजार करना है और जैसे ही उस शेयर की कीमत कम होती है आपको उन शेयर्स को खरीदना है और उनकी कीमत बढ़ने के बाद उसे बेचना है। इस तरह से वैल्यू इन्वेस्टिंग में दुगने से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इसके अलावा अक्सर लोग उन कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो कंपनी वेल एस्टैब्लिश्ड होती हैं और जिनका मीडिया में या फिर अलग अलग जगहों पर एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा की जाती है। बस फिर क्या, सामने वाले इंसान के लिए एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जिन कंपनी के बारे में हमें बताया जा रहा है वही कंपनियां हमें प्रॉफिट कमा कर देंगी। इस वजह से वो उस कंपनी के महंगे से महंगे शेयर को भी खरीद लेते हैं और कई बार उन्हें प्रॉफिट की जगह नुकसान हो जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप थोड़ी सर्च करेंगे तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि ऐसी बहुत सी कंपनी है जिसकी वैल्यू आज तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले 3 या 4 साल बाद उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और जाहिर सी बात है, जब कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो इससे शेयर होल्डर को प्रॉफिट कमाने का भी मौका मिलेगा। हो सकता है अभी तक आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर ना आ रही हो, लेकिन हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को ही मिल पाती है, क्योंकि ऐसा तभी हो पाता है जब आप किसी ऐसे कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं जिसके बारे में पूरी मार्केट सोच रही है कि इस जगह पैसा इन्वेस्ट करने से पैसा डूब जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है कि मार्केट गलत जरूर हो सकती है, लेकिन मार्केट कभी भी बार बार गलत नहीं हो सकती। इसलिए आपको अपनी रिसर्च से ये पहचानना होगा कि पैसा कमाने के लिए आपको कौन से अंडरवैल्यू शेयर को खरीदना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी रिसर्च सबसे बेहतर है और आप अपनी रिसर्च के दम पर पूरी मार्केट को पीछे कर सकते हैं, तो आपको ऐसे शेयर की पहचान करनी होगी जो फिलहाल तो अंडरवैल्यू है, लेकिन आने वाले कुछ और सालों से तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि अब जब उन शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो लोग फिर से उस शेयर को खरीदना शुरू करेंगे। जाहिर सी बात है, जब शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी अपने आप ही बढ़ जाएगी। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। दरअसल मार्केट कुछ इस तरह से ही रिएक्ट करती है और मार्केट के साइकिल के बारे में हम अगले एपिसोड में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि मार्केट कब पीक पर जाती है और कब बिल्कुल नीचे चली जाती है। इसके अलावा अगले एपिसोड में हम मार्केट सेंटिमेंट के बारे में भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जब बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंपनी की कोई वैल्यू नहीं है और सिर्फ आपको अपनी रिसर्च के दम पर ऐसा लगता है कि कंपनी की वैल्यू आने वाले वक्त में बढ़ सकती है और आप उस शेयर को खरीद लेते हैं, फिर सच में
अगर कंपनी में ग्रोथ होती है तो इससे आपका प्रॉफिट भी दुगने से ज्यादा हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ और इन कुछ टॉपिक पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में काफी वक्त से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और उसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, तो समझ लीजिए अगला एपिसोड आपके लिए ही तैयार किया गया है, क्योंकि अगले एपिसोड में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि हमारे अलग अलग तरह के इमोशंस, हमारा पॉजिटिव अप्रोच, हमारा नेगेटिव अप्रोच किस तरह से हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाने से रोकता है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। दोस्तों, अब तक आप इस ऑडियो बुक के जरिए ये तो समझ चुके होंगे कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, यानी किस शेयर की कीमत आने वाले वक्त में बढ़ेगी या किस शेयर की कीमत कम होगी, इसका भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और अगर आपने बहुत अच्छी रिसर्च की है और आप वैल्यू इन्वेस्टिंग में भरोसा रखते हैं, तो ऐसे में आपकी प्रेडिक्शन के सच होने की परसेंटेज जरूर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। और अगर आपने स्टॉक मार्केट में कुछ समय बिताया है तो आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक ऐसी चीज है जो कि प्रिडिक्ट होती है, यानी उसका होना तकरीबन हर तरह की सिचुएशन में तय है। हम बात कर रहे हैं मार्केट साइकिल की। जिस तरह से हम ये जानते हैं कि सुबह के बाद दोपहर होती है, दोपहर के बाद शाम होती है और फिर रात होती है, ठीक इसी तरह से मार्केट में शेयर की कीमतों का नीचा होना, फिर ऊपर जाना और फिर उसमें भी ऊपर जाना, फिर एकदम से नीचे गिरना, ये भी बिल्कुल तय होता है। स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझें तो मार्केट साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, जिनमें पहला होता है अक्यूमुलेशन, जिनमें शेयर की कीमत बहुत कम रहती है और यही वो टाइम होता है जब वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाले इन्वेस्टर सही शेयर को पहचानते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई शेयर अक्यूमुलेशन की पोजीशन में है तो इसका मतलब ये है कि वो आने वाले वक्त में वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। ऐसा हर शेयर के साथ नहीं होता है, लेकिन ये बात सच है कि हर शेयर में थोड़ा बहुत उछाल और गिरावट आती रहती है। और जो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग में भरोसा रखते हैं वो लोग सही शेयर की पहचान करते हैं और अक्यूमुलेशन के समय में ही उस शेयर को खरीद लेते हैं, जिसके बाद दूसरा फेज शुरू होता है जिसे मार्कअप के नाम से जाना जाता है, जिसमें शेयर के प्राइस बढ़ने शुरू होते हैं और कई बार जिस शेयर की कीमत अक्यूमुलेशन के वक्त में सिर्फ 50 या 100 रुपए थी, उनकी कीमत मार्कअप होने के बाद 200 से 250 रुपए तक पहुंच जाती है। और इसी के बाद मार्केट साइकिल का तीसरा फेज शुरू होता है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें वो लोग अपने खरीदे हुए शेयर बेचते हैं जिन्होंने सबसे शुरुआत में एंट्री ली थी, यानी सबसे शुरुआत में शेयर को खरीदा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त शेयर प्राइस की कीमत एक जैसी ही रहती है, बल्कि इनमें थोड़ा उतार चढ़ाव होता रहता है। मान लीजिए 300 से कभी 280 हो जाता है, कभी 270 हो जाता है, और इसी से एक समझदार इन्वेस्टर पहचान कर लेता है कि उसे अपने खरीदे हुए शेयर को कब बेचना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मार्केट साइकिल में चौथा फेज शुरू हो जाता है जिसे मार्क डाउन कहते हैं। इसमें होता यह है कि शेयर की कीमत दोबारा से अपनी जगह वापस आ जाती है, यानी जहां से उसने शुरू की थी, और कुछ समय बाद फिर से वो शेयर एक अक्यूमुलेशन की स्टेज पर आ जाता है। और इसी तरह से ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। तो अगर आप मार्केट के इस साइकिल की पहचान करना सीख गए तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि मार्केट की साइकिल का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। हो सकता है कि किसी कंपनी का 10 साल में एक बार ये साइकिल पूरा होता हो, या 50 साल में भी ये साइकिल पूरा हो सकता है, या 70 साल में भी मार्केट का साइकिल पूरा हो सकता है। लेकिन मार्केट साइकिल के इस बीच में छोटे छोटे साइकिल भी होते हैं जिनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज तो ये है कि आप हमेशा अवेयर रहें और जानकारी इकट्ठा करते रहें, ताकि मार्केट से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात आप अच्छे से जानते हो। इससे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपको अपना पैसा कब इन्वेस्ट करना है और खरीदे हुए शेयर को कब बेचना है। अब स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जब शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन का समय होता है, यानी शेयर की कीमत अच्छी होती है, तो लोग उस शेयर को खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उस कंपनी की मार्केट साइकिल के बारे में नहीं पता है कि मार्केट अभी किस फेज में चल रही है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन के समय पर वो शेयर खरीद लेते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत गिरावट नजर आते ही वो अपने शेयर तुरंत बेचना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसे में सिर्फ 2 तरह की चीज होती है, या तो शेयर की कीमत थोड़ा और ऊपर बढ़ती है या फिर बिल्कुल मार्क डाउन वाले फेज में चले जाती है। और ऐसे में अगर कोई इन्वेस्टर घबरा जाता है और पैसा डूबने का डर उसे सताने लगता है, तो वो जल्द से जल्द अपने खरीदे हुए शेयर को बेचने की कोशिश करता है। फिर उसमें उसे भले ही लॉस क्यों ना हो, वो अपने खरीदे हुए शेयर को बेचता है और इससे उसे प्रॉफिट की जगह नुकसान झेलना पड़ जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जब लोगों को पता लगता है कि किसी कंपनी के शेयर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और कंपनी में इन्वेस्ट करने से क्या फायदा हो सकता है,
तो इससे कुछ वक्त के लिए शेयर की कीमत बिल्कुल ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि उसकी असली वैल्यू से भी ज्यादा की होती है। इसे स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में मार्केट बबल भी कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपको ना तो मार्केट की साइकिल के बारे में जानकारी है, न ही आप ये जानते हैं कि आपको अपना पैसा किस शेयर को खरीदने में इन्वेस्ट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपना पैसा वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां ज्यादातर लोग कर रहे हैं, या आपकी फैमिली या फिर आपके फ्रेंड्स जिस शेयर को खरीद रहे हैं आप भी उसी शेयर को खरीदेंगे, फिर भले ही वो शेयर आपको कितना ही महंगा क्यों ना मिल रहा हो, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। और जब किसी शेयर की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो उसकी असली वैल्यू से ज्यादा उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, और यही इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता है। अब मान लीजिए आपने डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में अगर शेयर को खरीदा है, तो उसका मतलब ये है कि आने वाले किसी भी समय में उस शेयर की कीमत थोड़ी बहुत तो ऊपर हो सकती है, लेकिन उसे बिल्कुल नीचे भी जाना पड़ सकता है। और अगर ये मार्कडाउन के फेज तक पहुंच गई तो इससे इन्वेस्टर को प्रॉफिट की जगह काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते ही होंगे। इसलिए आपको पहचान करनी होगी कि कंपनी के शेयर अभी किस फेज में चल रहे हैं, और ये पता करने के लिए आपको मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना होगा और उसकी हिस्ट्री चेक करनी होगी कि मार्केट का ट्रेंड कितने कितने समय बाद बदल रहा है। तो फिलहाल हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, और हम उम्मीद करते हैं इस एपिसोड के जरिए आपको स्टॉक मार्केट की कई बेसिक चीजों के बारे में पता लगा होगा, जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जहां हम एसेट एलोकेशन के बारे में आम बोलचाल की भाषा में समझेंगे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि एसेट एलोकेशन की मदद से आप अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आपको ये बता दें कि हमने अलग अलग एपिसोड के जरिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के जो तरीके बताए हैं, उनको समझने के बाद क्या आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में रिस्क ज्यादा होने की वजह से अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जबकि हमने पिछले कई एपिसोड में ये समझा है कि आप स्टॉक मार्केट में कम रिस्क में भी अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे और भी कम रिस्क लेना है, उसके बाद ही मैं स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, जिसे एसेट एलोकेशन के नाम से जाना जाता है। आम भाषा में अगर इसे समझें तो ये कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर अपने पैसों को गोल्ड, बॉन्ड और इक्विटी जैसे अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे ही एसेट एलोकेशन कहा जाता है। और अगर कोई इन्वेस्टर एक अच्छा एसेट एलोकेशन चुन लेता है तो वो काफी प्रॉफिट कमा सकता है, क्योंकि अगर इक्विटी के जरिए वो प्रॉफिट नहीं कमा पाया तो बचे हुए डेट के जरिए वो प्रॉफिट कमाकर अपने लॉस को बैलेंस कर सकता है। इसके अलावा एसेट एलोकेशन के जरिए आप रिस्क और मिलने वाले रिटर्न को भी बैलेंस कर सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा रिस्क भी ना लेना पड़े और आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न भी मिलता रहे, जिससे आपके पोर्टफोलियो पर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम अपने एसेट का कितना % अलग अलग जगहों पर लगा सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी उम्र कम है और आपके पास सेविंग भी अच्छी खासी है, यानी अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो इससे आपकी रोज की जरूरतों की चीजों को खरीदने में असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप रिस्क लेकर 70% इक्विटी में लगा सकते हैं, 20% अपनी एफडी में लगा सकते हैं और 10% आप गोल्ड में लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा रिस्क ना लेना पड़े तो आप 40% इक्विटी में लगा सकते हैं, 40% एफडी में लगा सकते हैं और 20% अपने गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अब उसे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, तो इस सिचुएशन में वो अपना तकरीबन 70% एफडी में लगा सकता है, 20% गोल्ड में लगा सकता है और 10% इन्वेस्टमेंट में लगा सकता है। अगर आप इक्विटी को नहीं जानते तो आपको बता दें कि जब आप किसी कंपनी की इक्विटी लेते हैं तो आप उस कंपनी के सीधे तौर पर हिस्सेदार बन जाते हैं। अब मान लीजिए आपने अगर किसी कंपनी की इक्विटी का 20% लिया है तो आप उस कंपनी के 20% के हिस्सेदार हो गए हैं। अब जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उतना ही आपको भी प्रॉफिट मिलता रहेगा, क्योंकि आप उस कंपनी के हिस्सेदार हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जिससे आपकी इक्विटी का परसेंटेज तो बढ़ जाता है, लेकिन इससे आपके एसेट एलोकेशन का पूरा हिसाब किताब बिगड़ने लगता है। यानी अगर आपने इक्विटी में 60% इन्वेस्ट किया था तो वो अब बढ़कर 65% हो सकती है। ऐसे में आपके डेट जो है, जिसमें आपने 40% इन्वेस्ट किया था, अब वो सिर्फ 35% रह जाएंगे। और अगर आप इसे बैलेंस नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए 65% आपके इक्विटी में है और मार्केट उस वक्त अच्छा परफॉर्म नहीं करती है,
तो ऐसे में आपके नुकसान का परसेंटेज भी ज्यादा हो जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सब समझ आ रहा होगा, इसलिए अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रीबैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे किया जाता है, तो चलिए इस बारे में भी थोड़ा आम भाषा में जान लेते हैं ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंचे। तो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो का परसेंटेज अलग अलग एसेट में कितना है, यानी आपके फाइनेंशियली गोल के हिसाब से किसी एसेट का परसेंटेज ज्यादा बढ़ा हुआ है या किसी एसेट का कम हो गया है। तो इसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो पर लगातार नजर बनानी होगी और साल में कम से कम एक बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करना होगा ताकि आप सही टाइम पर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकें। और उसके बाद आपको जिस एसेट में ज्यादा प्रॉफिट हुआ है आप उसका कुछ परसेंट बेच सकते हैं और जिस एसेट में आपका नुकसान हुआ है उसका कुछ परसेंट खरीद सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो जाएगा। लेकिन अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते वक्त आपको अपने दिमाग में एक बात रखनी है कि आप पोर्टफोलियो रीबैलेंस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकें, यानी उसे कम कर सकें। और असल में एसेट एलोकेशन का सबसे बड़ा फायदा भी यही है कि यह आपके रिस्क को कम कर देता है और आप अपने हिसाब से अपना रिस्क चुन सकते भी हैं। जब इस बात को ध्यान में रखकर आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें कुछ समय के लिए अगर किसी एसेट में ज्यादा फायदा हो जाता है तो वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा कभी कभी तो उनके लिए अच्छा साबित होता है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि वो जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं और उन्हें अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें इसका नुकसान भी झेलना पड़ जाता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम एसेट एलोकेशन को चुनते ही इसलिए हैं ताकि अपने नुकसान को बचा सकें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अपने इमोशंस में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो उनके ऊपर कभी कभी भारी पड़ जाती हैं। इमोशंस का जिक्र हुआ है तो चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए कि स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनी के शेयर होते हैं, क्या लोगों के इमोशंस या फिर उनके कॉन्फिडेंस की वजह से उस शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव आता है? यानी क्या लोगों के इमोशंस की वजह से वो शेयर अपनी असली वैल्यू से ज्यादा की कीमत पर बिक सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। कई बार मार्केट में ऐसा होता है कि लोगों को खबर मिलती है कि इस कंपनी के शेयर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है या फिर इस कंपनी के शेयर की कीमत कम होने वाली है। ऐसे में लोग कम कीमत के वैल्यू वाले शेयर को भी ज्यादा पैसे देकर खरीद लेते हैं, जिससे उस कंपनी के शेयर की कीमत उसकी वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन लोगों को उनकी उम्मीद के हिसाब से उन्हें बाद में प्रॉफिट नहीं मिल पाता। हालांकि इस टॉपिक में बात हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे, जहां हम मार्केट रैशनैलिटी के बारे में भी समझेंगे। हो सकता है आपके लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया हो, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं या फिर आप कई सालों से स्टॉक मार्केट में हैं फिर भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, तो आपके लिए मार्केट रैशनैलिटी को भी समझना जरूरी है। और आपको ये बता दें कि अब हम ऑडियो बुक के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ से सभी एपिसोड आपके लिए सुनने बहुत जरूरी हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अगले एपिसोड की। दोस्तों, अगर आपसे कोई ये कहता है कि वो मार्केट को अपनी रिसर्च के दम पर बार बार बीट कर सकता है, तो आपको ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि मार्केट को बीट करना तकरीबन नामुमकिन है। हालांकि आप ऐसा एक बार या दो बार तो कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। और आप किस तरह से मार्केट को बीट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने इस ऑडियो बुक में जाना भी है। लेकिन मार्केट को बीट ना करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि मार्केट के शेयर प्राइस हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं और कई बार तो 1 मिनट के फर्क में भी मार्केट के प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह लोगों को मिलने वाली इन्फॉर्मेशन होती है कि इस शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं या इस कंपनी को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। उसका उल्टा भी होता है कि इस कंपनी के शेयर खरीदने से नुकसान हो सकता है या ये कंपनी डूबने वाली है। तो ऐसे में इस इन्फॉर्मेशन की वजह से मार्केट के शेयर प्राइस में काफी फर्क पड़ जाता है। अब इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव हुई तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, जिससे कंपनी के शेयर के प्राइस भी बढ़ने लग जाते हैं। और वहीं अगर इन्फॉर्मेशन नेगेटिव हुई तो कंपनी के शेयर प्राइस कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में पहले से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि इनसाइडर न्यूज की इंपॉर्टेंस आखिर इतनी ज्यादा क्यों होती है और लोग इनसाइडर न्यूज पाने के लिए क्यों परेशान रहते हैं। क्योंकि अब मार्केट में न्यूज तो आ गई कि इस शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, लेकिन कभी कभी ये न्यूज सब लोगों तक एक साथ नहीं पहुंचती है। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों को ये न्यूज सबसे पहले मिलती है ये लोग उन कंपनी के शेयर सबसे पहले खरीदते हैं, उसे सही टाइम पर बेचकर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जिन लोगों को न्यूज बाद में मिलती है वो लोग शेयर को खरीद तो लेते हैं ये सोचकर कि ये शेयर प्राइस और भी ज्यादा बढ़ेगा,
लेकिन तब तक ये काफी देर कर चुके होते हैं और कई बार इन लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ता है। और इससे आप मार्केट की एफिशिएंसी के बारे में समझ सकते हैं। यानी अगर सभी को एक साथ न्यूज नहीं मिलती है तो मार्केट इनएफिशिएंट है। इसमें बहुत कम लोगों को प्रॉफिट होगा, लेकिन जिन लोगों को प्रॉफिट होगा वो दुगने से भी ज्यादा होगा। हालांकि अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर सभी लोगों को एक साथ कोई न्यूज मिलती है तो इससे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगी। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि वैसे तो स्टॉक मार्केट में बहुत कम ही ऐसा होता है, लेकिन अगर सच में सभी लोगों को न्यूज एक साथ मिल जाती है तो उस वक्त मार्केट कैसा होगा, ये समझने के लिए हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EMH के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें होता यह है कि अगर सभी लोगों को एक साथ न्यूज मिलती है तो इससे कोई भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाता, क्योंकि जब सभी लोगों को एक साथ पता लगता है कि इस कंपनी के शेयर तेजी से बढ़ने वाले हैं तो सभी लोग उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जब सभी लोग अपना पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अपने खरीदे हुए शेयर को एक साथ बेचते भी हैं। ऐसे में मिलने वाली इंफॉर्मेशन का कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाता। अब क्योंकि हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं तो हर तरह की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करना भी हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। ऐसे में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आज जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो सही भी है या नहीं, क्योंकि कई बार मार्केट में ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आती है जिसकी वजह से अंडर वैल्यू शेयर की कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन की वजह से ही उस शेयर को उसकी वैल्यू से ज्यादा कीमत पर खरीद लेते हैं। हालांकि जो इन्वेस्टर अपने पैसों को कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, उसका पिछला रिकॉर्ड देखते हैं, साथ ही उसके ट्रेंड को फॉलो करते हैं, स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में ऐसे इन्वेस्टर को रैशनल इन्वेस्टर भी कहा जाता है। जब उन लोगों तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वो पहले ये पता करते हैं कि मिलने वाली इन्फॉर्मेशन सही भी है या नहीं, और साथ ही ये चेक करते हैं कि जो कंपनी पिछले 30 साल या 40 साल से ग्रो नहीं कर पाई है, आखिर वो किस तरह से अचानक ग्रो कर सकती है। या ये भी कह सकते हैं कि रैशनल इन्वेस्टर जो होते हैं उन्हें पहले से ही पता होता है कि कौन सी अंडरवैल्यू कंपनी आने वाले वक्त में ग्रो कर सकती है, क्योंकि उन्होंने पूरी रिसर्च की होती है। और कई बार रैशनल इन्वेस्टर ही इन्फॉर्मेशन बाकी सभी लोगों तक पहुंचाती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो रैशनल इन्वेस्टर के पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जाती है, क्योंकि वो लगातार मार्केट पर अपनी नजर बनाए रहते हैं और अंडरवैल्यू कंपनी पर सबसे ज्यादा रिसर्च करते हैं, क्योंकि रैशनल इन्वेस्टर ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले 5 या 10 साल में कंपनी किस स्टेज पर होगी, और उन्हें पता होता है कि कंपनी की वैल्यू कितनी है और उसके शेयर की कीमत कितनी ऊपर या नीचे जा सकती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अक्सर मार्केट में फ्लक्चुएशन कई बार देखने को मिलती है, और जो लोग मार्केट में नए होते हैं या उन्हें कंपनी के बारे में ज्यादा समझ नहीं होती तो वो फ्लक्चुएशन से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ऐसे में अगर किसी शेयर का प्राइस अचानक कम होने लगा तो वो सोचते हैं कि उनके सारे पैसे डूब ना जाएं, इसलिए वो अपने शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़े वक्त के बाद ही शेयर प्राइस दोबारा बढ़ने लगते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि नहीं, उन्हें अपने शेयर नहीं बेचने चाहिए थे। इसलिए मार्केट फ्लक्चुएशन के टाइम पर आपको बिल्कुल रैशनल रहना है, लेकिन ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपको खरीदे हुए शेयर की असली कीमत या उसकी वैल्यू के बारे में पता होगा, क्योंकि आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट से लेकर उसकी पूरी हिस्ट्री पता होगी। हालांकि नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं कि आखिर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट किस तरह से चेक कर सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटी एनालाइज कॉन्सेप्ट क्या है और इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये हमारा सेकंड लास्ट एपिसोड होगा। इसके बाद हम अपने लास्ट एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे और वहां जानेंगे कि एक समझदार इन्वेस्टर की क्या क्या पहचान होती है। लेकिन उससे पहले आइए थोड़ा सिक्योरिटी एनालाइज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ताकि आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा सकें। पिछले एपिसोड के एंड में हमने आपको सिक्योरिटी एनालाइज के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में और आम लैंग्वेज में जानते हैं कि आखिर कैसे हम किसी कंपनी का सिक्योरिटी एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में बता दें कि ये असल में होता क्या है। तो आपको बता दें कि जब भी हम किसी कंपनी के स्टॉक्स या फिर बॉन्ड को इवैल्यूएट करते हैं, ताकि हम ये पता कर सकें कि कंपनी की वैल्यू कितनी है और उस कंपनी के अंदर ग्रो करने का कितना पोटेंशियल है, इसे ही सिक्योरिटी एनालिसिस कहते हैं, जिसका पता हम फंडामेंटल एनालाइज करके भी लगा सकते हैं। क्योंकि इसका पहला स्टेप ही यही होता है कि हम किसी ऐसी कंपनी की पहचान करें जिसके फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। क्योंकि कई बार हम किसी ऐसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जो उस वक्त तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन फ्यूचर में उसके ग्रो करने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि सब डिमांड का ही खेल है। अगर किसी कंपनी की डिमांड ज्यादा है तो वो कंपनी प्रॉफिट में रहेगी,
लेकिन फ्यूचर में अगर उस कंपनी की डिमांड बिल्कुल नहीं रही तो वो कंपनी डूब भी सकती है। इसलिए हमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में समझना चाहिए। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इंटरनेट की मदद से उस कंपनी का नाम सर्च करें और उसके बाद आपको उस कंपनी की सारी डिटेल अपने आप मिल जाएगी कि कंपनी किस तरह का प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी की परफॉर्मेंस बीते सालों में कैसी रही है। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो इसका भी आपको पता लग जाता है, और अगर प्रॉफिट में नहीं है और कितने लॉस में है, इसकी जानकारी भी आप सिर्फ उस कंपनी के बारे में जानकर पता कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल ऐसी बहुत सी वेबसाइट मार्केट में आ गई हैं जिसके जरिए आप किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत आसानी से देख सकते हैं। बस आपको उस वेबसाइट पर जाना है और उसके सर्च बार में जाकर जिस कंपनी के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम लिखना है। उसके बाद आपको कंपनी की सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको उस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट पर नजर डालनी है, यानी कंपनी का रेवेन्यू कितना है और नेट इनकम कितनी है। रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट कितना बिका है, और नेट इनकम का मतलब होता है कि सब खर्चों को निकालने के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर किसी कंपनी का टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम दोनों ही लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। जिसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं, जिसमें हम उस कंपनी के टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज को चेक करते हैं। ऐसे में अगर किसी कंपनी के एसेट लायबिलिटीज के मुकाबले में ज्यादा है तो ऐसे में उस कंपनी को अच्छा समझा जाता है। जिसके बाद हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम कैश फ्लो चेक करते हैं कि कंपनी के पास बिजनेस चलाने के लिए कितना फ्री कैश फ्लो है। यानी अगर किसी कंपनी के पास कैश फ्लो ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने बिजनेस को और बेहतर ढंग से चला सकती है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो जब आप कंपनी के नेट रेवेन्यू और नेट इनकम पर नजर डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या फिर नुकसान में चल रही है। क्योंकि अगर किसी कंपनी का नेट रेवेन्यू बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट कम है तो इससे आपको खुद ही समझ जाना है कि कंपनी लॉस में है। ऐसे ही हम उसी कंपनी की लायबिलिटीज और एसेट को चेक कर सकते हैं और उससे कंपनी की हेल्थ के बारे में पता कर सकते हैं। और फिर जब हम कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो इससे अपने आप ही सारी बात साफ हो जाती है कि क्या सच में कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो फ्यूचर में भी ग्रो कर सकेगी। क्योंकि अगर किसी कंपनी के पास बिल्कुल भी कैश फ्लो नहीं है तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि वो कंपनी आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास लगाने के लिए पैसा ही नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि स्टॉक मार्केट में आप कोई भी बात पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि इस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी या फिर कम होगी, लेकिन हम प्रेडिक्ट जरूर कर सकते हैं। अब कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं और उसमें थोड़ी बहुत भी मूवमेंट होती है तो वो घबरा जाते हैं और इस वजह से कई बार गलत फैसले भी ले लेते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि किसी कंपनी के शेयर किस तरह से मूवमेंट करेंगे। इसमें हम उस शेयर की पहले की प्राइस मूवमेंट देखते हैं ताकि हम आने वाले वक्त में होने वाली मूवमेंट का अंदाजा लगा सकें। अब जैसा कि हमने आपको इस ऑडियो बुक में पहले बताया था कि किसी भी शेयर प्राइस के मूवमेंट का एक ट्रेंड होता है कि कब शेयर की कीमत बढ़ती है और कब शेयर की कीमत कम होती है। अब किसी कंपनी में ये ट्रेंड 10 साल में भी बदल सकता है, किसी कंपनी में 5 साल में भी बदल सकता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हम ये मानकर चलते हैं कि कंपनी का ट्रेंड जैसा चलता आ रहा है आने वाले समय में भी वो ऐसा ही चलेगा। यानी कम वर्ड्स में कहें तो टेक्निकल एनालिसिस में हम ये मानकर चलते हैं कि कंपनी के शेयर ने अपने पास्ट में जैसे रिएक्ट किया है आने वाले वक्त में भी वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। और इस तरह से कई बार इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करके काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं, क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि अगर किसी कंपनी का ट्रेंड 10 साल में एक बार बदलता है तो आगे भी उस कंपनी का ट्रेंड 10 साल में ही बदलेगा और उस वक्त लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया था वो इस बार भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक अजम्पशन होती है, लेकिन कई बार इन्वेस्टर को इससे काफी फायदा भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी एनालाइज करके आप किसी भी कंपनी के प्रेजेंट के बारे में तो जान ही सकते हैं, साथ ही आप उसके पास्ट को समझकर उसके फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हुई तो ऐसे में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा और शेयर मार्केट में बहुत से लोग ऐसा करके भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों, इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज पेशेंस है। अगर आप सब्र कर सकते हैं तो यकीनन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो हम सभी को बहुत ज्यादा एक्साइट करती है और एक्साइटमेंट की वजह से कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत ज्यादा पछतावा भी होता है। चलिए अब अपने आखिरी एपिसोड की तरफ चलते हैं और थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं
कि हम अपने माइंड को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते समय हम अपने इमोशन से नहीं बल्कि अपने दिमाग से फैसला ले सकें। और साथ ही ये भी जानते हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर की क्या पहचान होती है। और अगर आपके अंदर ये सभी चीजें हैं तो समझ जाइए कि आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे एक आखिरी एपिसोड को और सुनना होगा। और लास्ट एपिसोड में हम कम वर्ड्स में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी ऑडियो बुक में आखिर हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो चलिए चलते हैं हम अपने लास्ट एपिसोड की तरफ। अब तक हमने अलग अलग एपिसोड के जरिए शेयर मार्केट के अलग अलग कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आम लैंग्वेज में समझा है, ताकि आप भी अगर किसी को समझाएं तो आसानी से उन्हें समझा सके। हमने ये जाना है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, मार्केट में स्पेक्युलेटर कौन होते हैं, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने से ज्यादा पैसे बचाने के बारे में क्यों सोचना चाहिए, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से किस तरह से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि आप सही स्टॉक की पहचान किस तरह से कर सकते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म में उससे ज्यादा फायदा हो, और ये भी जाना कि अंडर वैल्यू शेयर किस तरह से आपको आने वाले वक्त में कितना प्रॉफिट कमा कर दे सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ भी आई होंगी। लेकिन इन सभी चीजों को अप्लाई करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपके अंदर पेशेंस यानी सब्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कई बार आपके खरीदे हुए शेयर की कीमत अचानक कम होने लगे। ऐसे में आपको घबराना नहीं है और अपने लिए हुए फैसले पर डटे रहना है, क्योंकि अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे आपका प्रॉफिट होना तकरीबन तय है। अगर आपने इस ऑडियो को ध्यान से सुना है तो मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से आप वैसे भी नहीं डरेंगे, क्योंकि ये उतार चढ़ाव बहुत कम वक्त के लिए होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते वक्त आप जो भी फैसला लेंगे वो सभी फैसले आपके सही साबित होंगे। और खासकर अगर आप बिगिनर हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसे में आपको नुकसान की वजह से आने वाले प्रॉफिट की उम्मीद को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर को अगर थोड़ा बहुत भी नुकसान हो जाता है तो वो स्टॉक मार्केट को बुरा भला कहने लगते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। जबकि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही सीखना होगा कि यहाँ आप रातों रात पैसा नहीं कमा सकते। इसके लिए आपको धीरे धीरे बहुत सी चीजों को सीखना होगा, जिसमें आप बहुत सी गलतियां भी करेंगे और उन गलतियों से सीखकर एक दिन अच्छा प्रॉफिट भी कमाएंगे। और जब आपके अंदर ये सब चीजें आ जाएंगी उस दिन आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं या फिर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आपको उन सभी में एक बात एक जैसी नजर आएगी कि उन लोगों ने भी शुरुआत में बहुत सी गलतियां की थी, लेकिन उन गलतियों से सीखकर वो एक कामयाब इन्वेस्टर भी बने, जिनमें एक नाम वॉरेन बफेट का भी है। और दूसरी बात यह है कि जब आपको मार्केट की छोटी से लेकर हर बड़ी चीज के बारे में पता होता है और आप हमेशा मार्केट को लेकर अवेयर रहते हैं तो आप हमेशा शांत रहते हैं, क्योंकि काफी हद तक आपको पता है कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है और आने वाले वक्त में मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकती है। लेकिन इन सब के बीच में आपको अपने इमोशंस और अपने माइंड को हमेशा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आपके इमोशंस और आपका माइंड ही ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपको एक दिन स्टॉक मार्केट से काफी प्रॉफिट कमाने का मौका देंगे। लेकिन आपके इमोशंस और आपका माइंड ही आपके पैसों को डुबा भी सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की कोशिश करें। और अगर आपने शुरुआत से ही इस ऑडियो बुक को सुना है तो अब तक आप भी समझ गए होंगे कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अभी से ही किन कामों को करने की जरूरत है और किस तरह से आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ऑडियो बुक बिकम अ स्मार्ट इन्वेस्टर यहीं कंप्लीट होती है और हम उम्मीद करते हैं हमारी बताई गई बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी मेहनत की कमाई को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। लेकिन जाते जाते आपको इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट तभी करनी है जब आपके पास अच्छी सेविंग है, यानी आपकी रोज की जरूरतों के खर्चे पर इसका असर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है आप अपने रोज के खर्चे को निकालने के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो तभी आपको एंट्री लेनी है। फिलहाल आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है और अब हमारी मुलाकात होगी फिर किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक में, जहां हम मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और आम लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले हर इंसान की जिंदगी को थोड़ा आसान करेंगे।